जय हिंद। आज हम इकोनॉमी के सेकंड क्लास देख रहे हैं जो है राष्ट्रीय आय। कल हम बता दिए थे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर अच्छी से समझा दिए थे। आज उसका दूसरा क्लास है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इसको नेशनल इनकम यानी कि शॉर्ट में एनआई बोलते हैं। नेशनल इनकम क्या होता है, इसका आय कैसे आता है, भारत में कैसे निकलता है, क्या प्रवाह होता है, भारत का राष्ट्रीय आय कितना है, आज हम समझेंगे। जिसका दो बेसिस होगा, एक वस्तु और दूसरा सेवाएं। पहला गुड्स एवं सर्विस, यही दूसरा देश में नेशनल इनकम निकलता है यानी कि राष्ट्रीय आय निकलता है। तो ये ग्राफ है, इसको ग्राफ यानी कि लिखा गया है यहाँ पर, यही की जगह पर यहाँ ग्राफ बनाया गया है, उसी के माध्यम से हम समझेंगे। तो उत्पादन के कारक है, उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा पूंजी, चौथा उद्यमी। उत्पादन के 4 कारक हैं। भूमि अगर आप कहीं लेते हैं तो उसका किराया देना पड़ेगा। किसी जगह पर आप रहते हैं, उसका भूमि लिए तो किराया देना पड़ेगा। दूसरा श्रम यानी कि लेबर, आप लेबर रखें तो उसको वेतन, उसको मजदूरी देना पड़ेगा। तीसरा है पूंजी आप कहीं से भी लिए, लोन लिए बैंक से या कहीं भी, उसका ब्याज भुगतान आपको करना पड़ेगा। उद्यमी, उद्योग जो पेमेंट लगाए उसका लाभ होना चाहिए, यही भुगतान कारक है। यह उत्पादन के 4 कारक है। और आगे देखते हैं इसका क्या क्या डायमेंशन होता है। तो है जीडीपी गणना करने का तरीका। आगे बताएं कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे निकलता है, जीडीपी कितने प्रकार का होता है, जीडीपी है क्या, वो आगे हम बताएंगे। अभी बस समझिए जीडीपी की गणना हम किस तरीके से करते हैं। तो पहला है मूल्य वर्धित विधि या उत्पादन वर्धित विधि, जिसको वैल्यू एडेड या प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, जिसे आउटपुट और इनपुट द्वारा निकालते हैं। देखते हैं आगे क्या है जीडीपी, जिसमें 2 चीज़ होता है, एक अंतिम माल होता है, एक मध्यवर्ती माल होता है। अंतिम माल क्या है और मध्यवर्ती माल क्या है, हम समझते हैं। अंतिम माल वह वस्तुएं जिन्हें आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है। अंतिम माल वो हो गया जिसको आगे प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है। इन वस्तुओं को उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में भी जाना जाता है और इनका उत्पादन अंतिम उपभोक्ता के द्वारा सीधे उपभोग के उद्देश्य से किया जाता है। और मध्यवर्ती माल क्या होता है, मध्यवर्ती वस्तुओं के उन वस्तुओं के रूप में संदर्भित किया जाता है जिनका उपयोग व्यवसाय द्वारा वस्तुओं या सेवाओं को उत्पादन में किया जाता है और इन वस्तुओं को उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि समझिएगा एग्जाम्पल से, इसमें 2 चीज़ होता है, गुड्स एक सर्विस। इसमें उपभोक्ता वस्तुएं या माल होता है, इसमें पूंजीगत होता है। इसमें एक दिया था अंतिम माल, अब एक दिया था मध्यवर्ती माल। अंतिम माल क्या होता है समझिएगा, ये चाय है, चाय आप पी रहे हैं तो ये मध्यवर्ती, आप पी रहे हैं तो मध्यमी, लेकिन ये आप चाय पीने के बाद ये अंतिम हो जाएगा। तो आप पीने वाला चाय वाला है मध्यवर्ती, जो आप पी रहे हैं, जो आपको दे रहा है वो मध्यवर्ती हो गया, और जो आप पी रहे हो वो अंतिम हो गया। तो इसमें आप समझें कि चाय जो था, चाय आप पी रहे हैं वो सबसे अंतिम है, चाय के बाद जो आपका पेट में जाने के बाद वो अंतिम हो गया, लेकिन जो आपको पिला रहा है वो मध्यवर्ती है। इसका उद्देश्य ये था। उसके बाद उपभोग वस्तुएं क्या होती है, वे वस्तुएं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, जैसे घरेलू सामान, खाद्य पेय पदार्थ, कपड़े, ये सब आप उपभोक्ता वस्तुएं होता है। व्यक्ति अपना स्वयं के लिए करता है, व्यक्तिगत जरूरत पर्सनली के लिए करता है। जैसे घरेलू सामान हो गया, आलू प्याज धनिया टमाटर, खाद्य पदार्थ में वो भी हो गया चावल दाल, पेय पदार्थ तेल, ये सब हो गया, पानी हो गया, कपड़े लाते हैं, ये सब हो गया, उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। और एक पूंजीगत माल होता है। पूंजीगत माल क्या होता है, वे मूर्त संपत्तियां जिनका इस्तेमाल किसी कारोबार के उत्पादन में करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत माल किसी कारोबार को उत्पादन के लिए किया जाता है, जैसे कि मशीनरी, उपकरण,
भवन, वाहन, कंप्यूटर, ये पूंजीगत माल है। आपको मशीनरी बनाने के लिए आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, किसी उपकरण को बनाने के लिए आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, भवन बड़े बड़े निर्माण करने में आपको पूंजी लगेगा, वाहन मोटरसाइकिल या कार या कुछ भी बनाने में वाहन आपको पेमेंट लगेगा, कंप्यूटर आदि इसे बनाने में आपको, इसीलिए इसको पूंजीगत माल बोलते हैं। उसके बाद आता है इन्वेंट्री या संचयन। इन्वेंट्री क्या होता है? किसी कंपनी के द्वारा रखे गए वे सभी सामान और माल तथा सामग्री जिन्हें वह बाजार में बेचती है या उत्पादन में इस्तेमाल करती है, इन्हें इन्वेंट्री कहा जाता है। सामान जैसे माल हो गया, सामग्री, कुछ भी चीज़ उसे बाजार में बेचती है और उत्पादन में इस्तेमाल करती है। और एक होता है नियोजित संचयन। नियोजित संचयन का मतलब है कि किसी भी फर्म में ऐसी इन्वेंट्री जिनका अनुमान लगाया जा सकता है या योजना बनाई जा सकती है। उसके बाद आता है डिक्यूमुलेशन। डिक्यूमुलेशन क्या है? संपत्ति विमुद्रीकरण। डिक्यूमुलेशन का मतलब होता है अपने पैसे का खर्च करना। अपने पैसे का खर्च करना डिक्यूमुलेशन कहलाता है। उसके बाद स्टॉक और फ्लो प्रवाह। स्टॉक क्या है और फ्लो प्रवाह क्या है? एक स्टॉक को एक विशिष्ट समय पर मापा जाता है और उस समय जैसे कि 1 जनवरी 2025 है पर मौजूदा की मात्रा प्रतिनिधित्व करता है जो अतीत में जमा हो सकता है। एक प्रवाह चर को समय के अंतराल पर मापा जाता है, इसलिए एक प्रवाह को समय की प्रति इकाई जैसे 1 वर्ष पर मापा जाता है, जिसका आधार वर्ष होता है जैसे कि 2011-12। इसी को बोलते हैं स्टॉक या फ्लो यानी प्रवाह। स्टॉक में क्या आता है? जैसे ऋण, संपत्ति, इन्वेंट्री, पूंजी, ये स्टॉक हो गया। फ्लो में आय व्यय, इन्वेंट्री में परिवर्तन, मूल्यह्रास। व्यय विधि, अगला देखते हैं व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें होता है C+G+I+X-M। सी मतलब क्या होता है? कंजम्पशन मतलब उपभोग। जी मतलब ग्रोस एक्सपर्ट मतलब गवर्नमेंट एक्सपर्ट मतलब सरकारी खर्च। आई मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश। एक्स मतलब एक्सपोर्ट। एम मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंपोर्ट मतलब आयात होता है। इसी को नेक्स्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। और एक होता है आय विधि। आय विधि क्या होता है? जिसे बोलते हैं इंग्लिश में इनकम मेथड। कर्मचारियों का मुआवजा देना यह आय विधि है। जैसे वेतन देते हैं, सामाजिक सुरक्षा में योगदान देते हैं, पेंशन, किराया, ब्याज, लाभ, ये कर्मचारियों की मुआवजा है, इसी को आय विधि कहते हैं। आय विधि क्या है? जैसे वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, किराया देते हैं, ब्याज देते हैं, भुगतान कर किसी को लाभ देते हैं, ये हो गया आय विधि। लाभ 2 प्रकार से, किराया और रियलिटी ब्याज पर होता है, इसी को मिश्रित आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना 4 तरह से किया जाता है। एक जीडीपी के माध्यम से, एक जीएनपी के माध्यम से, एक एनएनपी के माध्यम से, एक एनडीपी के माध्यम से। यहीं से नेशनल इनकम निकलता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब इसको राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, नेशनल इनकम को गणना करने के लिए 4 मेथड है। पहला जीडीपी है और दूसरा जीएनपी है, फिर एनएनपी है और अंतिम में एनडीपी है। तो समझते हैं जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं जीडीपी। जीडीपी होता क्या है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश की सीमाओं के भीतर एक समय की अवधि में आमतौर पर 1 वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। इसका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। समझते हैं जीडीपी क्या होता है? जीडीपी वे होता है जो अपने ही देश के अंदर, अपने देश में जो 1 वर्ष में अंतिम उत्पादित वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है, वही जीडीपी कहलाता है। इसको और अच्छा से आगे समझते हैं। एक दूसरा है जीएनपी। जीएनपी क्या है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी देश के निवासियों द्वारा देश में या विदेश में 1 वर्ष में किए गए अंतिम रूप से उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मूल्य में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। अब दोनों के समझते हैं जीडीपी जीएनपी में अंतर क्या होता है। जीडीपी क्या है और जीएनपी क्या है? जीएनपी बराबर सूत्र होता है जीडीपी प्लस विदेश के मुद्रा कारक आय। जीडीपी माइनस फॉरेन इन्वेस्ट टू अब्रॉड, जीडीपी प्लस फॉरेन इन्वेस्ट फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद आगे देखते हैं जीडीपी जीएनपी में अंतर। ये हो गया भारत,
इस सीमा के अंदर है, सीमा के अंदर भारतीय कमा रहा है या अंग्रेज कमा रहा है, ए भारतीय हो गया, बी अंग्रेज हो गया। इस सीमा के अंदर जो भी पेमेंट कमा रहा है एक साल के अंदर, अंतिम मूल्य वस्तु एवं सेवाओं का जो भी मूल्य है ये जीडीपी के अंतर्गत आता है, ये देश के अंदर है, ये जीडीपी के अंतर्गत आ गया। और जीएनपी, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और कोई भारत में रह रहा है, तो भारतीय के लोग ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और वहाँ से पेमेंट कमा के, वहाँ से भारतीय पेमेंट कमा के ऑस्ट्रेलिया से भारत में भेज रहा है, तो भारत की पेमेंट और ऑस्ट्रेलिया की पेमेंट को मिलाकर जीएनपी बोलते हैं, क्योंकि जीएनपी नेशनल लेवल पर होता है, जीडीपी भारत लेवल पर होता है, ये राष्ट्र के अंदर होता है और जीएनपी विदेश तक होता है, इसीलिए इसको मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। घरेलू यानी कि घर, यानी सीमा के अंदर होता है जीडीपी और जीएनपी सीमा से बाहर होता है। और इसको निकालने के लिए जीडीपी मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, ए भी भारतीय में रह रहा है, बी भी भारतीय में, तो सीमा के अंदर कमा रहा है तो इसको जीडीपी निकलेगा। और कुछ लोग जो भारत से बाहर कमाते हैं विदेश में, वो पेमेंट भारत में भेज रहे हैं तो जीएनपी में गणना होगा, इसको जीएनपी को बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे देखते हैं एनडीपी क्या होता है। एक होता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी परिसंपत्ति या मौद्रिक मूल्य समय के साथ विभिन्न कारकों के कारण घटता है, जैसे परिसंपत्तियां माइनस वस्तु एवं सेवाएं। ये एनडीपी का सूत्र क्या होता है? एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, मतलब जीडीपी जिसमें हम पेमेंट कमा रहे हैं उसका मूल्यह्रास, कितना हमको घाटा हो रहा है, वही एनडीपी निकलता है। एक होता है एनएनपी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो एनएनपी क्या होता है? एनएनपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, या एक होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआईए। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जीडीपी का विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट साहब ने 1934 में दिए थे। जीडीपी का विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट साहब ने 1934 में दिए थे। एक होता है बाजार मूल्य, एक होता है कारक लागत। बाजार मूल्य क्या होता है और कारक लागत क्या होता है, आज समझते हैं। बाजार मूल्य बेचे जा रहे उत्पादन का अंतिम मूल्य है जिसमें अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। बाजार में जो भी वस्तुएं आ गए वो अंतिम वस्तु है। और कारक लागत क्या है? कारक लागत उत्पादन के कारक लागत के या इनपुट के कुल मूल्य के जहां अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। कारक लागत में जहां से मतलब माल बन रही है और बाजार यहाँ अंतिम हो गया, जिसका सूत्र होता है, समझिएगा इसमें। इसको बोलते हैं जीडीपीएफसी, फैक्टर कॉस्ट। जीडीपीएफसी के तीन फॉर्मूला होता है। जीडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी माइनस सकल अप्रत्यक्ष कर। जीडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आगे पढ़ेंगे कि सब्सिडी क्या होता है, वो अगले एपिसोड में बताएंगे कि सब्सिडी होता क्या है, सब्सिडी कैसे होता है, भारत सरकार किस पर कितना % सब्सिडी देती है। अभी केवल समझेंगे अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जीडीपीएफसी बराबर जीडीपीएमपी माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। जीडीपी माइनस मूल्यह्रास बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी बता दिए वहाँ पर। जीडीपी माइनस एनएफआईए बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और घरेलू आय जीडीपी में नहीं जुटता है। जो भी आपका घरेलू आय है, आप 100-200 कमा रहे हैं, वो जीडीपी में नहीं जुटेगा, भारत की जीडीपी में नहीं जुटेगा। देखते हैं जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक जीडीपी होता है, एक नामात्र जीडीपी होता है। जो वास्तविक जीडीपी होगा उसी का उल्टा नामात्र जीडीपी होता है। तो देखते हैं वास्तविक जीडीपी क्या होता है। आधार वर्ष के आधार पर प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ये आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष जैसे कि भारत के आधार वर्ष 2011-12 चलता है जीडीपी का, तो आधार वर्ष के आधार पर जाना जाता है। स्थिर कीमतें में इसको स्थिर कीमत पर गणना की जाती है। यह मुद्रास्फीति को समायोजित है। और नामात्र की जीडीपी होता है मुद्रास्फीति के कारक वास्तविक जीडीपी से अधिक होता है। वास्तविक जीडीपी से नामात्र जीडीपी अधिक होता है। इसमें मौजूदा कीमतें की गणना की जाती है। इसमें स्थिर कीमत की गणना की जाती है। इसमें मौजूदा क्या है, और इसमें मुद्रास्फीति समायोजित नहीं, इसमें समायोजित है। यही नामात्र और वास्तविक में अंतर है। इसके बाद आगे देखते हैं
जीडीपी का गणना सीएसओ करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जो आधार वर्ष 11-12 पर आपको बताएं कि जीडीपी की गणना 2011-12 के आधार वर्ष पर की जाती है। इसकी गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ करता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलता है? देश की राष्ट्रीय आय और बटे देश की जो जनसंख्या होता है उसी से निकलता है प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद देखते हैं क्रय की समानता, क्रय शक्ति की समानता। क्रय शक्ति की समानता क्या होती है? यह एक आर्थिक सिद्धांत है। यह मुद्राओं के बीच विनिमय दरों को बताता है। सामान की एक सामान्य टोकरी है, सामान की एक सामान्य टोकरी है। क्रय शक्ति क्या है? सामान की एक सामान्य टोकरी है जो यह मुद्राओं के बीच विनिमय दर को बताता है। किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु और सेवाओं की कीमतें में मौजूदा अंतर क्रय शक्ति से ही लिया जाता है। हम लोग किसी देश से व्यापार करते हैं तो क्रय शक्ति से ही के ही आधार पर व्यापार होता है। भारत की जीडीपी दुनिया में 5वें स्थान पर है, लेकिन 2025 में भारत की जीडीपी चौथा, दुनिया के सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था वाली देश बन गया भारत। जापान 5वें पर चल गया, भारत चौथा पा गया। उसके बाद देखते हैं क्रय शक्ति यानी पीपीपी, परचेज पावर में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति है। $1.87, लेकिन अब बढ़ गया है। $1 93 रुपया के बराबर है। $1 93 रुपया के बराबर है। उसके बाद व्यक्तिगत या निजी आय, पर्सनल इनकम क्या है? व्यक्तिगत आय क्या है? किसी व्यक्ति को मजदूरी, निवेश, उद्यम और अन्य उपक्रमों से होने वाले कुल आय को करों के बाद जो भी मतलब उसका बचता है वो व्यक्तिगत आय, पर्सनल आय हो गया। निजी आय कैसे निकलता है? तो नेशनल इनकम प्लस आय अर्जित लेकिन प्राप्त नहीं है, आय प्राप्त लेकिन अर्जित नहीं। नेशनल इनकम निकलता है जो आप खा पी कर खर्चा कर कर जो बचे हैं उसमें आप नेशनल इनकम में जोड़ लीजिएगा, वही आपका निजी आय यानी कि पर्सनल इनकम बनेगा। उसके बाद देखते हैं एक प्रायोजन व्यक्तिगत आय, सबसे अंतिम में है प्रायोजन व्यक्तिगत आय, जिसका होता है व्यक्तिगत आय माइनस कर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। वह धन जो किसी व्यक्ति के करों और अन्य कटौतियों के बाद बचता है, प्रयोजन कर देने के बाद और अन्य कटौती के बाद जो भी पेमेंट बचता है उसी को प्रयोजन व्यक्तिगत पेमेंट कहते हैं। ये निकलता है GDP-FC बराबर GDP-MP माइनस सकल घरेलू उत्पाद, या GDP-FC बराबर GDP-MC माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। आगे बताएंगे कि सब्सिडी क्या होता है। उसके बाद देखते हैं हरित सब्सिडी बराबर GDP माइनस पर्यावरण क्षति और संभावित GDP माइनस वास्तविक GDP बराबर मंदी का अंतर होता है। तो थैंक यू, आज तक यहीं, और अगले एपिसोड में आप समझेंगे कि सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी कैसे निकलता है, उसका आधार क्या होता है। तो थैंक यू, जय हिंद।